मैं डॉक्टर अनीता मेश्राम, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, शासकीय मोहनलाल जैन महाविद्यालय खुर्सीपार भिलाई। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत एमए फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध गुणांक का अध्ययन करना चाहेंगे। सहसंबंध जैसा कि इसमें दो गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्पीयरमैन में जहां संख्या ज्ञात न हो और हम उसको क्रम से अगर व्यक्त कर सके तो उसके लिए स्पीयरमैन का कोटिक सहसंबंध गुणांक आवश्यक तकनीक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जिसमें एक सौंदर्य प्रतियोगिता में 3 निर्णायकों को रखा गया है। निर्णायक 1 को R1 माना है, निर्णायक 2 को R2 माना है और निर्णायक 3 को R3 माना है। तीनों जजों के सौंदर्य के प्रति जो निर्णय है उसको जो हम सहसंबंध के रूप में जब ज्ञात करेंगे तो वो स्पीयरमैन का कोटिक सहसंबंध गुणांक कहलाएगा। सौंदर्य प्रतियोगिता में 3 निर्णायकों ने जो विभिन्न रैंक दिए हैं उसको हम बताएंगे, जो कि संख्या ना होकर क्रम है। प्रथम निर्णायक ने जो रैंक दिया वो है 1, 6, 5, 10, 3, 2, 4, 9, 7, 8। उसी जजमेंट को सेकंड निर्णायक ने जो रैंक दिया वो है 3, 5, 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6, 10। तीसरे जज ने जो रैंक दिया है वो है 6, 4, 9, 8, 1, 2, 3, 10, 5, 7। इस प्रकार 3 निर्णायकों का जजमेंट हमारे सामने है। अब इनके बीच क्या सा संबंध है इसको हम याद करेंगे। सबसे पहले हम जज या निर्णायक R1 और R2 के बीच क्या सा संबंध है इसको ज्ञात करेंगे। तो इसको हमने इसमें लिखा है D12। D12 कैसे निकालेंगे? R1 माइनस R2, यानी प्रथम निर्णायक और द्वितीय निर्णायक के बीच जो अंतर है उसको हम इसमें लिखेंगे। प्रथम निर्णायक ने पहला रैंक दिया, द्वितीय निर्णायक ने तीसरा रैंक दिया। प्रथम निर्णायक 1 और द्वितीय निर्णायक ने 3 रैंक दिया, तो इनके बीच का अंतर क्या आएगा? -2। 1 माइनस 3 अगर हम करेंगे तो वो होगा -2। उसके बाद दूसरा प्रथम निर्णायक ने इसको 6 रैंक में रखा और द्वितीय निर्णायक ने 5th रैंक में रखा। इनके बीच अगर हम अंतर ज्ञात करेंगे तो वो होगा +1। द्वितीय क्रम को अगर हम देखें तो फर्स्ट निर्णायक ने 6वां क्रम दिया और सेकंड निर्णायक ने 5वां क्रम दिया। दोनों के बीच का अंतर आया +1। 6 - 5 = 1। तृतीय क्रम को अगर हम देखें तो प्रथम निर्णायक ने 5वां रैंक दिया और द्वितीय निर्णायक ने 8वां रैंक दिया। इनके बीच का अंतर आएगा -3। 5 - 8 = -3। ये हो गया हमारा D12, जो कि R1 और R2 के बीच के अंतर को बता रहे हैं। अगर हम इसके पश्चात हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो D² 1, 2 होगा। 1 और 2 जजमेंट के बीच का स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4। इसी प्रकार से हम सभी क्रम का वर्ग निकाल लेंगे, जो कि इस प्रकार से है। इसका अगर हम योग करें या टोटल करें तो वो होगा सिग्मा D² 12, जो कि हमारा कुल आया 200। सभी को हमने योग किया तो सिग्मा D² 12 आया 200। इसी प्रकार से हम जजमेंट 2 और 3 निर्णायकों के बीच के जजमेंट का हम अंतर ज्ञात करेंगे। तो निर्णायक 2 ने जो पहला क्रम दिया था 3 और निर्णायक 3 ने उसको दिया था 6, तो दोनों के बीच का अंतर आएगा -3। 3 - 6 करेंगे तो वो होगा -3। फिर है द्वितीय निर्णायक ने 5वां क्रम दिया और तृतीय निर्णायक ने 4था क्रम दिया। दोनों के बीच का अंतर आया 1।
द्वितीय निर्णायक ने 8वां रैंक दिया और तृतीय ने 9वां रैंक दिया, इसमें आएगा -1। इसी प्रकार से हम दोनों निर्णायकों के बीच का अंतर ज्ञात किए, जो कि इस प्रकार से है। इसके पश्चात हम इसका वर्ग निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर आएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 1 का 1, 9 का 81, 1 का 1 और 2 का 4। इस प्रकार से हमने जजमेंट 2 और 3 के बीच के अंतर को ज्ञात किया। और जब इसका हम स्क्वायर निकाले, उसका टोटल आएगा सिग्मा डी स्क्वायर 23 इक्वल टू 214। अब हमारे पास पहले और तीसरे निर्णायकों के बीच में क्या रैंकिंग रहा, इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो वो होगा D13। D13 कैसे ज्ञात करेंगे? D13 के लिए हम जजमेंट 1 और जजमेंट 3 को के बीच के अंतर को निकालेंगे, जो कि R1 माइनस R3 है। जजमेंट 1 का पहला रैंक है 1 और जजमेंट 3 का पहला रैंक है 6। 1 माइनस 6 इक्वल टू -5। 6 माइनस 4 ये होगा +2। 5 माइनस 9 ये होगा -4। इस प्रकार से हम D13 निकाले, जो कि R1 में से R3 को माइनस किए, तो ये हमारा वैल्यू ज्ञात हुआ। इस प्रकार हमने निर्णायक 1 और 3 के बीच जो निर्णय के क्रम है उसको हम ज्ञात किए, जो कि इस प्रकार से है -5 +2 -4 2 2 0 1 -1 2 और 1। अब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 2 का होगा 4, 4 का होगा 16, 2 का अगेन 4, 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1 और 2 का 4 और 1 का फिर से 1। इस प्रकार डी स्क्वायर 13 की वैल्यू आई 60। अब ये हमारे पास कुल योग आ गया। अब हम फार्मूले में आएंगे, इस वैल्यू को हम फार्मूले में पुट करेंगे। इसका फार्मूला है RS12 इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 12 अपॉन n ब्रैकेट में n2 माइनस 1। ये हमारे फार्मूला है। अब इसके वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 12 आया था 200, जो कि हमने यहाँ लिखा। उसके पश्चात n हमारा 10 है, तो ये आ गया 10 और n माइनस 1 यानी n है n स्क्वायर माइनस 1। n स्क्वायर आएगा 100, 100 में 1 माइनस किए तो 99। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका 1 माइनस इसका जब वैल्यू आया वो आया 1 माइनस 1.212। 1.212 को 1 में माइनस करें तो माइनस 0.212 आया। यानी कि पहले और दूसरे निर्णायक के बीच जो सहसंबंध है वो हमारा ऋणात्मक सहसंबंध आया। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे जजमेंट का भी निकाल लिए वैल्यू, वो भी सहसंबंध -0.297 आया, जो कि ऋणात्मक है। दोनों जजों के बीच में कोई निकटतम सहसंबंध नहीं है। अब हम निर्णायक 1 और 3 के जजमेंट का अगर हम एनालिसिस करें तो उसका वैल्यू हमको आया +0.636, यानी पहले और तीसरे निर्णायक के बीच जो जजमेंट हुआ है वो धनात्मक है, यानी दोनों के बीच सौंदर्य को लेके समान विचार है। और जो हमारा धनात्मक या प्लस में जो जजमेंट है यही सौंदर्य प्रतियोगिता का निर्णायक है।